आज एक ऐसे शख्स को फोन लगाने जा रहे हैं जिसका पेंशन जगत में, ओल्ड पेंशन जगत में एक अहम रोल रहा है। और ओल्ड पेंशन की लड़ाई बखूबी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। आज देखते हैं कि इनका कई एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा व्यूज है और लोग पसंद भी कर रहे हैं इनको। तो सोचा कि जो इनसे बात किया जाए कि आपने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई जो ओल्ड पेंशन के संदर्भ में लड़ा है और आगे भी लड़ रहे हैं, इस पे कुछ बातचीत हो जाए। फोन लगा करके देखते हैं। हाँ, फोन तो लग रहा है कनेक्ट हो गया है। लोकेश बाबू नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहिए, उस पे मैं सोचता हूँ कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का साक्षात्कार हो जाए तो कैसा रहेगा? जी, आप एडवोकेट के हिसाब से सवाल करेंगे या आप जो है आप जो है आपके यूट्यूब चैनल है डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकार के तौर पे आप मुझसे सवाल कीजिए। मैं एडवोकेट और पत्रकार दोनों की भावना को देख करके आपसे सवाल। चलिए, आपका स्वागत है। जी, बताया जाए। ओल्ड पेंशन लड़ाई कब से शुरुआत की है आप? ये शुरुआत लड़ाई सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन से पहले हमने कैडरी डू का केस किया था और 2021 में हमने जो है आपको ओपीएस की लड़ाई 2003 के बाद वालों का लड़ना शुरू कर। हमारे एडवोकेट आदरणीय अंकुर छिब्बर सर थे और ये लड़ाई जो है लगातार जो है 21 से जारी रही है और 22 में इसकी अंतिम सुनवाई जो है 1 दिसंबर 2022 को हुई थी और जजमेंट हमारा 11 तारीख को हमारे जो है पक्ष में आ गए थे कोर्ट के माध्यम से और 12 तारीख को मैंने पूरे भारतवर्ष में पब्लिश कर दिया। तो किस केस का आपने जिक्र किया? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो 2004 के बाद के जो लोग हैं उनको ऑप्स उन पे लागू होता है, ना कि एनपीएस, और एनपीएस को टर्न डाउन कोर्ट ने कर दिया। तो जैसा देखा गया है कि यह हाई कोर्ट में कई एक ओल्ड पेंशन पे ऑर्डर वगैरह निकला है, सुप्रीम कोर्ट में भी निकला है, तो उसमें कई एडवोकेट का ऑर्डर में नेम जो है पंजाब देखिए, नाम दर्शाया गया है। तो उस पे आप क्या कहना चाहें? एडवोकेट केसेस अनेक होते हैं, केसेस कोर्ट में मर्ज भी होते हैं और उस पे जो सीनियर काउंसिल होता है वही केस को हाई कोर्ट में फाइट करता है। हमारे सीनियर काउंसिल एडवोकेट आदरणीय अंकुर छिब्बर सर थे और भी एडवोकेट लोग अपने जो है उस केस में वहाँ पे खड़े थे। अब सबके मामले तो मैं लेके नहीं चल सकता। मेरे सीनियर काउंसिल आदरणीय छिब्बर सर ने कोर्ट केस लड़ा था और भी सभी लोग जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपनी बात को वहाँ पे खड़ा हुए थे और अपने अपनी बात को दलील उन्होंने अपने केस में दिया था और जब मर्ज हो गया तो उसकी जजमेंट सबके बीच में। लेकिन उससे पहले भी जजमेंट लो के 18 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ था 18-19 में इसके चौधरी साहब के पक्ष में और भी जो केसेस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट का, जब 20 में भी जजमेंट आया था, 21 में भी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें एडवोकेट अंकुर छिब्बर सर और नीरज सर, उसके बाद जो है और भी बहुत लोग एडवोकेट थे जिन्होंने केस लड़ा अभिषेक था। सर भी थे और भी कई एक एडवोकेट हैं जो जी, कि सभी लोग थे। 12 तारीख अपने के सभी लोग जो है उसकी ये केस मर्ज हुआ था उसमें जीत जो हुई थी तो छिब्बर सर ने बात रखी थी और पीएस पटवालिया सर भी खड़े हुए थे उस केस में। ठीक है, काफी एडवोकेट इसमें अपनी भूमिका अपने निभाई। देखिए केस जो अलग अलग होते हैं, केस अपने अलग अलग लोग करते हैं, सबके केस मर्ज होते हैं, जो सीनियर काउंसिल होता है उससे हमें क्या लेना है, जजमेंट हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को हर हाल में पेंशन मिलना चाहिए, ये आपका ओपिनियन है। और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हर जवान का ओपिनियन है। अगर हम आर्म फोर्स में आते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो हमको पेंशन मिलना चाहिए। मतलब नेता को अगर पेंशन आप दे रहे हैं जो 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 5 महीने के लिए या 5 दिन के लिए भी नेता बन गया, उसको आपने पेंशन दे दिया, तो हमको भी आप पेंशन दीजिए। हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान हैं, दिन रात देश की सेवा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हमें अपने परिवार से ज्यादा देश की रक्षा है, तो हमें पेंशन देना आपका दायित्व बनता है। ठीक है, आपसे दूसरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को आर्मी के तर्ज पर देखती है या नहीं देखती, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सॉलिसिटर जनरल साहब सर मेहता सर वहाँ पे जब फाइट कर रहे थे 12 फरवरी को और 13 फरवरी को, तो उससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में 20 वीक बाद, जब हाई कोर्ट से 20 वीक बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी, तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नॉट आर्मर्ड फोर्स इन इंडिया, आर्मर्ड फोर्स इन इंडिया 3 फोर्सेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बात को रखा था और 7th पे कमीशन के पैरा संख्या 9.2.4 में आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया को जो सीपीएफ है उसको जो है सिविलियन फोर्सेज बोला गया है और डिफरेंट दिखाई गया जॉब कंडीशन। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ दोनों एक ही तरह की ड्यूटी करती है, नेचर ऑफ ड्यूटी एक है और इसको समान रूप से देखा जाए। नहीं मान रही है। एक्चुअली क्या है,
2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल और उसके कारण ये जो है, इसके कारण से ये तमाम चीजें हुई है। और 1986 में भी इन्होंने तुष्टीकरण की है, 1992 में भी किया है, 1996 में भी एसीपी में किया है, 2008 में भी जो है एमएससीपी में किया है, 2006 पे कमीशन में भी सिविलियंस में ला के रख दिया है। जो कमीशन बनाया गया उसमें सिविलियंस के जो पे कमीशन होते हैं उसके आधार पे हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पे कमीशन है। और सीसीए कंडक्ट टू 1965 के तहत उनको पेंशन तनख्वाह बनता है। और इनको आर्मड फोर्सेस ऑफ इंडिया के तौर पे हटा दिया गया था 1986 में, इसीलिए सीसीए कंडक्ट रूल्स में ला दिया गया और उसके आधार पर वेतन भत्ता बनता है। नहीं तो उससे पहले 1986 से पहले हमारे अधिकारी का जितना तनख्वाह होता था उससे कम मतलब आईपीएसओ का तनख्वाह उससे कम था, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अफसरों को भी तनख्वाह उनसे कम था 1986 से पहले। तो क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सटीक तौर से दीजिएगा जिससे कि आर्म फोर्स के जवानों को संतुष्टि मिल सके। मैं तीसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या जवानों की आत्महत्या पे आप कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हो, जिससे कि आत्महत्या जो लगातार आर्म फोर्स में चल रहा है, देखिए आर्म फोर्स में, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक स्ट्रेस काउंसलर हूँ, शिक्षक एवं तनाव परामर्शदाता, और मैं एज ए एडवाइजर भी हूँ और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जवानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण जो है स्ट्रेस लेवल जो है अनेक प्रकार, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है, आपके जो है बिहेवियर भी है, ऐसे जो है आपके मेंटल स्ट्रेस जो है अनेक। अब जवानों के स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्या है? दूसरा पहला मुद्दा ये आ रहा है फिनेंशियल कंडीशन, आपकी 10 रुपये तनख्वाह है और आप जो है 50 रुपये की काम के बारे में लगातार सोचना शुरू कर दें और आप लोन ले लेते हैं या कोई ऐसा लेते हैं, वो पैसे को कहीं और लगाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आपका कहीं वहाँ नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तब वहाँ पे आप जो है धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, आपके मतलब जितनी पैर उतनी चादर फैलाए तो ठीक रहेगा, लेकिन चादर पैर ज्यादा फैलाइए तो पैर फटना ही है। तो वैसे ही ये बिल्कुल बिल्कुल, जितनी चादर हो सीमित हो उतना ही पैर आदमी को फैलाना चाहिए। किसी ने कहा था, अच्छा कहा था कि चादर जितनी लंबी हो उतना ही पैर फंसाइए। वो ऐसे इनकी जो है पहला ये है। दूसरा ये है कि हर कोई शॉर्टकट चल रहा है आज के डेट में कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, बहुत जल्दी नौकरी को छोड़ दूं, क्विट कर दूं, ठीक है, बहुत जल्दी मैं इनसे बड़ा रहूं, और छोटी मुंह बड़ी बातें वाली कहानी जो हो जाती है वही अपने जिंदगी में सेम वो हो गया कि बड़ा बनने के चक्कर में हम गलत स्टेप उठा रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं, ठीक है, जुआ खेल रहे हैं, आप ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, रमी खेल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उसमें 30 रुपए जीत रहे हैं तो 30 रुपए जीतने वाला स्लिप उठा किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं कि देखो मैंने 30 रुपए लूडो में जीत लिया, 100 रुपए लूडो। ये बताइए जिसकी तनख्वाह 70,000 है, बाइक मिनिमम SFIT में है, 60-65,000 से कम तनख्वाह नहीं है जो बॉर्डर एरिया में है, वो आदमी 30 रुपए जीतने के बाद या 100 रुपए जीतने के बाद वो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है कि मैं रमी में 100 रुपए जीता हूँ। भाई तेरे 70,000 सैलरी कहाँ है? जिसको आप एक फाइनेंशियली तौर पे आप अपने एडवाइजर रखते हैं और उसको अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है अगर आप करते हैं, तो ये 100 रुपए जो आपको दे रहा है वो आपसे 50-500 रुपए कमा रहा है तब 100 रुपए दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है और ये चीजें हम बार बार लोगों के बीच में लाके चलते। दूसरा कि जुआ खेलना बंद कीजिए, आप सुसाइड नहीं कीजिएगा, ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा है लवेरिया, तो नए लड़कों में सुसाइड की टेंडेंसी आ रही है, ठीक है, या कुछ पुराने लोग में कई केस ऐसे भी हमारे पास भी आए हैं, जैसे कि रात को वीडियो कॉल आते हैं और उसमें उनको फेसबुक पे सुसाइड वगैरह टेलीग्राम में, फेसबुक पे अब फोन आ रहा है कि लड़की व्हाट्सएप नंबर दे रही है, बात कर रही है और वो नंगा हो गई, आपका वीडियो बना ली, बोली कि आप मुझे ब्लैकमेल वो करना शुरू कर। पहले इसमें 1-2 केसेस हुए जो सुसाइड कर लिए डर के मारे कि मेरी बदनामी होगी, लेकिन फिर मैंने उनमें जागरूकता लाया कि नहीं भाई देखो, जब हम भर्ती होते हैं तो हमें खुद मेडिकल से गुजरना पड़ता है, तो पहले ही इस चीज से उठोगी तो फिर हमें डरना चाहिए। आगे वाला खुद उतार रहा है, हम थोड़ी जा रहे हैं उसको करने उतारो, ठीक है, डर किस बात की है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अपनी बीवी भी है और दूसरी जगह मुंह मार रहा है, ये भी चीजें देखने को हमको मिला है। तो उससे क्या है कि पारिवारिक कलह पैदा हो जा रहा है, उससे भी लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। अब कई तरह के हमारे मन में क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा इस बात को। एक और है, लेकिन नई लड़कियां आ रही है, सुनिए, नई लड़कियां जो आ रही है शादी करके और नए लड़के मानते हैं लड़की की सैलरी जो है 60,000 रुपए है। अब बाबूजी से नहीं पूछती है कि बाबूजी हमने दहेज दिया, जितना भी दिया, चाहे हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, बिहार के, यूपी के, जितने में दहेज दिया उतने में आप रहिए। क्या करने, उनकी जो है ना मेंटेलिटी बन गई है, मेरी पति की 70,000 सैलरी है तो 70,000 सैलरी हमारे को दे, ना अपने बाप को दे, ना भाई बहन की शादी करे, ना कुछ करे। और डंडा करने के कारण भाई जो है बेचारा वो स्टेज में, जो बच्चा सीधा साधा नौकरी कर रहा था, परिवार को देख रहा था, वो परिवार सेल्फिश हो जाता है, वो बच्चा सेल्फिश हो जा रहा है,
समाज से कट जा रहा है और इनकी वजह से अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही थी और यहाँ आ जाएगी यूज दिस झाड़ू को, ठीक है। तो इनकी वजह से ज्यादा जो है सुसाइड जमा कर रहा है। ज्यादा क्वेश्चन तो हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेरे मन में और है आपके लिए, जो मैं करना चाहूंगा आपसे। ओपीएस की लड़ाई को सिविलियन भी लड़ रहे हैं, सिविल एम्प्लॉय भी लड़ रहे हैं, अलग अलग फोर्स के लोग भी लड़ रहे हैं, और आपने भी लड़ा है। और इस ओपीएस की लड़ाई में आपने क्या खोया, क्या पाया है? सुनिए, सिविल के लोग क्या केस लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, वो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे चार्ट ऑफ ड्यूटी जो है वो आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे है, ठीक है। 24 आवर्स ड्यूटी होती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों की, और उनकी ड्यूटी 24 आवर्स है। वो कभी छुट्टी नहीं जाता 24 आवर्स में। वो छुट्टी जाएगा तब छुट्टी मिलेगा, बाकी उसके संडे फंडे उसके लिए नहीं है। लेकिन जो सिविल एम्प्लॉई है वो 8 घंटे के बाद अपने बीवी के पल्लू में सोने वाला। लेकिन जो 24 आवर्स लड़ रहा है, जो खड़ा है, जम्मू में खड़ा है, दंतेवाड़ा में खड़ा है, सुकमा में खड़ा है, दिल्ली में खड़ा है, लद्दाख में खड़ा है, अरुणाचल में पूरे बॉर्डर्स पे खड़ा है और शांति व्यवस्था के लिए आज जो है, और वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर्स पे भी वो फाइट कर रहा है बीएसएफ के लोग, और जो है आपके बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वहां भी वो बेचारा फाइट कर रहा है। वो हमारे इलेक्शन भी वही करा रहे हैं। इनकी चार्ट ऑफ ड्यूटी अन्य से अलग है, आर्मी से भी बेहतर है, आर्मी से भी टफ है। इनके ड्यूटी में, इनके पेंशन में, इनके प्रमोशन में, इनके फैसिलिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम उसकी फाइट कर रहे हैं। क्या खोया क्या पाया में आप कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं खोया। पैसा आता है जाता है, पैसा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इंसान की वैल्यू रहेगी तो पैसा आ जाएगा, पहली बात। खोना, उसको खोना नहीं कहते हैं जिसमें पूरे समाज का उद्धार हो, उसमें खोया नहीं। पाया क्या है ये मुझे पूछिए, मैंने क्या पाया? आपके जैसे लोग आज मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, और पूरे भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग मुझे जानते हैं, एक एक आदमी जानता है। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग अपने बेटे की तरह मान रहे होंगे। आप सीओ साहब के सामने, सीओ साहब जो भी सीओ साहब आज के डेट होंगे, उनके भतीजे की उम्र का हूँ मैं। और जो इस समय आईजी साहब रिटायर होने वाले हुए हैं, जो रिटायर होंगे उनके बेटे के बराबर, क्योंकि मेरे पिताजी की एज जो है आज के डेट में 64 साल की है। तो मैं ये जानता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं वो मेरे गार्जियन है। आई साहब मेरे चाचा जी की उम्र के लोग हैं, गार्जियन है मेरे, ठीक है। पद एक अलग जगह है, उम्र एक अलग जगह है, और हमारा काम है रिस्पेक्ट करना। तो सभी गार्जियन जानते हैं कि एक मेरा छोटा सा लड़का है, बालक है, या समझो जो समझे वो, मुझे जिस भाषा में समझे, नालायक समझे, मूर्ख समझे, लड़ गया, अपना पूरा बर्बाद कर दिया, जो भी समझे, हम ये नहीं जानते कि वो क्या समझते। लेकिन ये जरूर है कि वो मानते हैं कि जो लड़का बालक है, जो लड़ रहा है, और हमें उनका आशीर्वाद मेरे माथे पे है। ये मैंने पाया है, और पूरे भारतवर्ष के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एक एक आदमी मुझे जानता है। इससे बड़ी मेरी कमाई क्या हो सकती है, यही मैंने पाया है। मतलब लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन को लेकर के, या हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब केस मर्ज हुआ है ओल्ड पेंशन का, तो कितनी सुनवाई हुई है, और कौन कौन से एडवोकेट हैं जो अहम भूमिका इस केस में निभाए हैं? देखिए देखिए, मैं 12 तारीख को ये तीसरी सुनवाई थी। पहली बार तो 20वीं बार सरकार ने जब गई तो बोली कि आर्मड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी है, ना कि पैरामिलिट्री फोर्स। और उसका 8वीं के अंदर में मुझे जवाब देना था, तो हमारे एडवोकेट आदरणीय अंकुर शिपर सर ने जवाब दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख की जब सुनवाई थी, तो हमारे आदरणीय एडवोकेट अंकुर शिपर सर थे, उनके साथ टीम थी, और इसकी मॉनिटरिंग आदरणीय पीएस पटवारी सर शुरू से देख रहे थे, ठीक है। और वहीं पे मैं भी खड़ा था। हमारे विरुद्ध में जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता सर की टीम थी, ऐश्वर्या भाटी मैम थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और भी लोग खड़े थे वहाँ। उनके पूरी गवर्नमेंट के 33 एडवोकेट हमारे विरुद्ध में खड़े हुए थे, और एक एक करके वो लोग आए हुए थे, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि अभिषेक सर भी लड़े थे, नीरज जी भी थे, तो लेकिन ऑर्डर में तो उस बात का जिक्र है कि अभिषेक सर और नीरज जी, और देखिए जो भी केसेस लगे थे, वो केसेस के बारे में, क्योंकि मैंने लिंक पूरे भारतवर्ष में दे दिया था, तो सभी भारतवर्ष के जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग जो केस की सुनवाई हो रही थी, हेयरिंग हो रही थी, वो देख रहे थे कि कौन जो है केस कोर्ट में जो है दलील दे रहा है, वो सब भारत देख रहा है। उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत। हाँ, वो तो पूरा भारत देख रहा है। फिर भी नीरज बाबू का भी ओल्ड पेंशन केस में एक अहम भूमिका है आर्म फोर्स को लेकर के। मतलब आर्म फोर्स को लेकर के उन्होंने बड़ा अच्छा पहल किया है कि आर्म फोर्स के लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। उस पर नीरज बाबू ने भी अपनी, मतलब हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लिए एक अहम भूमिका निभाया है। जो केसेस हुए हैं उसमें उनके सभी जो एडवोकेट के पास जो लोग केस किए हैं, सभी एडवोकेट का अपनी अपनी अहम भूमिका रही है। उसमें हम किसी पे जो है टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा करके, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपीयर होना चाहता है सही तौर पे, कई लोग इसमें दलाली भी कर रहे हैं, गलत वकालतनामा जारी करके। देखिए सुनिए, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 4 लोगों का केसेस बचा है, जिसमें 4 लोगों में जब
12 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो आइटम नंबर 41 जो था मेरा था, क्योंकि 12 तारीख को 41 से लेकर के 41 से लेकर 13 तक था और भी कई मैटर। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, 41 जो मेरा मैटर था, पवन कुमार जो है परस्यू नहीं किए थे केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में परस्यू नहीं किए थे, ठीक है। तो उसमें जो है मेरे केस पे आ गया और 56 पहले से एसएलपी पेंडिंग पड़े हुए थे, ठीक है, वो भी खुल के आ गया कि 56 एसएलपी पहले से पेंडिंग पड़े, उसमें किसी ने सुनवाई नहीं की थी। एडवोकेट अंकुश छिब्बर सर ने ही उस पर सुनवाई लड़ा उन्होंने, और वो कैंसिल मतलब डिस्पोज ऑफ कराया, और 21 एसएलपी और खारिज हुए, और उस पे जो है आपके जो 4 लोगों की सरकार ने वापस ले लिया, तो एसएलपी डिस्पोज ऑफ हो गया। जी, डिस्पोज ऑफ हो गया, और 21 जो है डिस्पोज ऑफ। अब हो रही बात 4 की, 4 पे जो है सुनवाई है। अगर कोई आदमी इच्छुक है और सही जगह, जैसे कि अभिषेक सर है, नीरज बाबू है, या आपके चिब्बर सर, ये एडवोकेट, अगर कोई आदमी इनके पास जाता है, कहता है कि मैं इंटरवेंशन के थ्रू इस मतलब एसएलपी में जुड़ना चाहता हूं, भारत का तो क्या उनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? देखिए, इस पे एक सीधा सा हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, भारत का संविधान सबको स्वतंत्र रखा है, किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकार पे हम बात नहीं करना चाहेंगे। हम अपने ठेकेदार हैं, हम अपनी जो है अपनी बातों को आपके पास रख रहे हैं। कौन क्या जाएगा नहीं जाएगा, हम उसको कौन होते हैं रोकने वाले? बिल्कुल, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, इस पे हम बातें नहीं करना चाहेंगे, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे फुल पेंशन केस के संदर्भ में जो भी बातचीत हुई है, मैं इसको चाहूंगा सोशल मीडिया पे अपलोड करना। क्या आप इस चीज को सक्षम है? देखिए, अगर तथ्यात्मक बात है तो उसमें कोई दो राय नहीं। आप जो भी अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं, हम इसके लिए कोई आपत्ति थोड़ी जाहिर आपके सामने कर रहे हैं। आप जो भी करेंगे, जो भी चर्चाएं हुई है उन पेंशन के ऊपर में, जो भी बातें हुई है, ये गारंटी है कि कि लोगों तक जानकारी हो सके। पब्लिश करने से अच्छी बात है, आप अगर यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो अच्छी बात है, आपका यूट्यूब चैनल हमारे अच्छा खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं खुद चाहूंगा कि आप खुद बोले कि सशक्त भारत राहुल करके जो चैनल है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आदमी देख रहे हैं। अच्छा, मैं फिर लोगों से आग्रह करूंगा कि ये हमारे राहुल जी हैं, ये रिटायर हुए हैं, अभी स्कूल खोल रहे हैं, और ये अभी जो है वर्तमान में जो है एक लीगल एडवाइजर भी है और एडवोकेट भी है। तो आप लोग इनके चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनको भी चरितार्थ करें, और इनके बातों को भी आप लोग जग जाहिर करें, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, सबका योगदान, सबका साथ, सबका विकास। चलिए, ठीक है राहुल जी, बहुत धन्यवाद। लोकेश बाबू।